नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और अपने हम इस करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण इश्यूज को डिस्कस करेंगे। और ये इश्यूज आपको आपके CHSL एग्जाम के लिए, MTS एग्जाम के लिए, अग्निवीर एग्जाम के लिए या कोई भी वनडे एग्जाम हो भारत का, सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें प्रत्येक फैक्ट, प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। इन्हें ध्यान से समझना है, वीडियो का एक एक पॉइंट ध्यान से नोट करना है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो सबसे पहले सेबी के बारे में समझ लेते हैं। सेबी का मतलब क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसे सांविधिक दर्जा कब दिया गया, कानूनी दर्जा कब दिया गया? तो 1992 में। तो 1992 में ये कानूनी या सांविधिक संस्था बन गई। हालांकि इसकी स्थापना 1988 में हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई। इसे सांविधिक दर्जा, संसद ने कानून बनाकर इसे कानूनी संस्था कब बना दिया? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और वर्तमान में इसकी प्रमुख कौन है? तो माधवीपुरी बुच। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनका नाम, माधवीपुरी बुच सेबी की प्रमुख हैं। और सेबी का काम क्या होता है? सेबी का काम है कि भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो भारत के सभी शेयर बाजार को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? भारत में जितनी बैंकें हैं, चाहे वो राष्ट्रीय बैंक हों, मतलब सरकारी बैंक हों, या प्राइवेट बैंक हों, विदेशी बैंक हों या देसी बैंक हों, सभी बैंकों को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाली संस्था RBI है। ऐसे भारत में सभी शेयर बाजार को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी है। तो सेबी के बारे में शायद आप लोग समझ गए होंगे। और सेबी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, यही क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है दिशांक ऐप। दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया? कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च किया। तो कर्नाटक सरकार ने दिशांक ऐप लॉन्च किया। तो दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार ने क्यों लॉन्च किया था? कर्नाटक सरकार ने दिशांक ऐप इसलिए लॉन्च किया था ताकि लोगों के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जा सके। डिजिटली लोग अपने अपने भूमि के रिकॉर्ड को देख सके, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। और हाल ही में जो आपका GD का पेपर हुआ, SSC GD का, उसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में कई क्वेश्चन पूछे गए। तो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। ये पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हो गए। और ये CM है, ये राज्यपाल है। और कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। और बंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु में है, जहां पर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगय स्थापित किया गया है। तो कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन होता है, अर्थात उनके कल्चर से जुड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं कंबाला। कंबाला ये भैंसा दौड़ का उनका एक उत्सव है, कंबाला। और यहाँ का एक महत्वपूर्ण नृत्य है यक्षगान नृत्य। यक्षगान ये भी कर्नाटक का है, ये भी याद रखना है। यक्षगान, यक्षगान कई बार पूछा गया है कि यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ की है? कर्नाटक की। अगला ऑप्शन है सारथी ऐप। सारथी ऐप सेबी ने लॉन्च किया। तो सेबी ने सारथी ऐप लॉन्च किया। तो इसके माध्यम से क्या होगा? जो लोग हमारे देश के शेयर बाजार में निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनको एक प्रकार से शेयर बाजार के बारे में शिक्षित करना, शेयर बाजार के बारे में जानकारी देने वाला ऐप जो है वो है सारथी ऐप। अगला ऑप्शन है आपका किसान ऐप। किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो IIT रुड़की ने लॉन्च किया। IIT रुड़की, ये कहां पर है? उत्तराखंड में। तो IIT रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया। इस किसान ऐप की मदद से क्या होगा? किसान ऐप की मदद से, तो इसके माध्यम से किसानों को मदद पहुंचाई जाएगी। किसानों की क्या मदद पहुंचाई जाएगी इसके माध्यम से? अर्थात जो मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी किसानों को दी जाएगी इस ऐप के माध्यम से। जो भारत सरकार के मौसम विभाग हैं या प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाती हैं कि इस बार कितनी वर्षा होगी, कब वर्षा होगी, इन सभी पूर्वानुमानों के बारे में जानकारी किसान ऐप में मिलेगी। किसको? किसानों को। अभी हाल ही में भारत के जो कृषि मंत्री हैं, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर।
नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक इससे मिलता जुलता ऐप और लॉन्च किया है, कृषि मंत्री हैं। उस ऐप का नाम है किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। अब किसान रथ ऐप, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो किसानों की फसलें हैं, फसलों का जो उत्पादन होगा, उसके उत्पादन से लेके मंडी तक पहुंचाने के बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, किसानों को किस मंडी में पहुंचा सकते हैं, कहां पर कितनी अभी खरीद बाकी है, तो इन सभी जानकारी को किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा किसान रथ ऐप के माध्यम से। और ये भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। अगला ऐप है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, तंबाकू छोड़ो ऐप, क्विट टोबैको ऐप। ये WHO ने लॉन्च किया है। WHO क्या है? सब लोग जानते हैं, कोविड-19 के बाद से इसके बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है WHO का जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। और टेड्रोस अधनोम इसके प्रमुख हैं WHO के। तो ये भी याद रखना है, WHO के बारे में जानकारी पूछी जाती है तो आपसे जो पूछा गया है कि सेबी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो सेबी ने सारथी ऐप लॉन्च किया है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक ही क्वेश्चन से 20-20, 25-25 फैक्ट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड फैक्ट है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर को हम कुछ ही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं और आप लोग इनको ध्यान से पढ़ के जाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है बोंगो सागर, ये एक नौसैन्य अभ्यास है। अब ये नौसैन्य अभ्यास है तो किन 2 देशों का नौसैन्य अभ्यास है? इसमें एक तरफ तो भारत होगा और दूसरी तरफ बांग्लादेश। भारत और BD मतलब बांग्लादेश। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य आयोजित होने वाला ये नौसैन्य अभ्यास है। SSC CHSL में ये पूछा जा चुका है कि बोंगो सागर का आयोजन भारत और किस देश के मध्य होता है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला ये नौसैन्य अभ्यास है। और बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी, मतलब भारत का पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश की इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और ढाका में हेडक्वार्टर है किसका? बिम्स्टेक का। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका में। ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। लगभग इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। और भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें से एक राज्य है पश्चिम बंगाल, सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दूसरा राज्य है असम, तीसरा राज्य है मेघालय, चौथा राज्य है त्रिपुरा, 5वां राज्य है मिजोरम। तो भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल से, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। हाल ही में SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा भारत के एक ऐसा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश एवं त्रिपुरा के मध्य जो सीमा रेखा है उसे 0 डिग्री रेखा कहते हैं। तो ये भी जीरो रेखा भी कहते हैं, तो इसे भी याद रखना है। तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य ये होने वाले सैन्य अभ्यास हैं, तो ये याद रखना है। मित्र शक्ति, भारत एवं श्रीलंका के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति। श्रीलंका, और श्रीलंका भी भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश है, भारत के दक्षिण में है। और भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। ये भी SSC GT में पूछा गया कि किस देश के मध्य पाक जल संधि? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे या कोलंबो है। और श्रीलंका के जो इस समय राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? राष्ट्रपति, तो श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति बने उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे ये राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और भारत एवं श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है।
तो ये याद रखना है। श्रीलंका में खाद्य आपातकाल लगाया गया पिछले साल, और आर्थिक स्थिति इस समय श्रीलंका की अच्छी नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल का दौर चलता रहा 2022 में, 23 में, यहाँ पर 2022 में, और इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने, दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्रधानमंत्री, रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति बने, दिनेश गुणवर्धने प्रधानमंत्री बने। तो ये चीजें श्रीलंका के बारे में याद रखनी होंगी। अगला ऑप्शन है सूर्य किरण। तो भारत एवं नेपाल के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम है सूर्य किरण, भारत एवं नेपाल। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर सार्क का मुख्यालय है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है? काठमांडू में। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। और तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहीं पर सार्क का मुख्यालय है। और हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड। तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। और नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। और हाल ही में जो आपका इसका सीआरपीएफ का पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि भारत एवं नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत एवं नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। भूटान की भी सीमा रेखा पूछी गई, तो 1751 किलोमीटर भारत एवं नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई। विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। और सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं नेपाल के मध्य हाल ही में हुआ है। तो ये चीजें नेपाल के बारे में ध्यान रखनी होंगी। अगला ऑप्शन है आपका एक्वेरिन। तो भारत एवं मालदीव के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास को एक्वेरिन कहते हैं। मालदीव ये भारत का एक पड़ोसी देश है, हिंद महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी माले है। और एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश माले है, मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये मालदीव हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 8 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो 8 डिग्री अक्षांश रेखा भारत एवं मालदीव के मध्य है, अर्थात मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है मालदीव के बारे में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा कि भारत एवं नेपाल के मध्य तो सूर्य किरण। अगला क्वेश्चन है आपका G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है आपका भारत। तो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। अगला पॉइंट SCO का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। अगला ऑप्शन है जर्मनी। तो G7 का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 में जर्मनी में हुआ। और G7 का 49वां शिखर सम्मेलन 2023 में जापान में होगा। तो G7 का 49वां शिखर सम्मेलन 2023 में जापान में होगा। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ। अगला ऑप्शन है उज्बेकिस्तान। तो SCO का 22वां शिखर सम्मेलन 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। समरकंद। तो ये पॉइंट याद रखने होंगे। SCO क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। G20 क्या है? ये 20 देशों का समूह है। और SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2022-23 के लिए वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी बनाया है। तो ये पॉइंट याद रखने मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आपका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? तो थॉमस कप का संबंध किससे है? इसका संबंध बैडमिंटन से। कई बार यही पूछा गया आपसे एग्जाम में, बैडमिंटन। प्रत्येक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो थॉमस कप ये पुरुषों का है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। 2022 में इसका विजेता कौन रहा? भारत रहा। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप 2022 का खिताब जीता।
अगला पॉइंट अर्जेंटीना और तीसरा पॉइंट है दक्षिण कोरिया। तो बैडमिंटन से ही संबंधित है एक अन्य कप जिसका नाम है उबेर कप। ये साथ में हुए दोनों प्रतियोगिताएं। उबेर कप 2022 ये भी बैडमिंटन से संबंधित है और उबेर कप 2022 का विजेता दक्षिण कोरिया रहा। इसने चाइना को हराकर 2022 में उबेर कप को जीता। ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पूछे जा चुके हैं एसएससी सीजीएल का जो प्री एग्जाम हुआ था 2022 में दिसंबर में। अगला ऑप्शन है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कौन सा खिताब जीता है? तो फीफा विश्व कप 2022। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता था। और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? कतर, दोहा में। ये कप अर्जेंटीना ने जीता। अगला ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 22वां संस्करण था इसका। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। तो इस राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये कहां पर हुए? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। लेकिन इसमें पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा? तो पदक तालिका में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा। सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने। पदक तालिका में ऐसे भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि इस प्रकार के जो प्रतियोगिता हुई इसमें पदक तालिका में किसका पहला स्थान रहा? तो पदक तालिका में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा। और 2026 वाले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो कहां पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो हर 4 साल में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए वो ब्रिटेन में हुए। और इस राष्ट्रमंडल खेल में पदक तालिका में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? तो पदक तालिका में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि थॉमस कप 2022 का विजेता कौन रहा? तो थॉमस कप 2022 का विजेता भारत रहा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बुकर पुरस्कार, सभी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं करंट अफेयर के अलग अलग परीक्षाओं में। तो बुकर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन रहा? तो पहला ऑप्शन है इसमें सिहान करुणा तिलका। तो ये बुकर पुरस्कार 2022 की विजेता हैं। ये कहां से हैं? श्रीलंका से। तो श्रीलंका की सिहान करुणा तिलका बुकर पुरस्कार 2022 को जीता। अगला ऑप्शन है गीतांजलि श्री। ये भारत की हैं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 वाला खिताब जीता गीतांजलि श्री। रेत की समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला। और यूएसए के डेजी रॉकवेल ने रेत की समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन किया था टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से। तो गीतांजलि श्री भारत की हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला ऑप्शन है डेनिस सुलिवन। ये अमेरिका के हैं और इन्हें एबेल पुरस्कार, कई बार पूछा गया एबेल पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? तो एबेल पुरस्कार 2022 का विजेता डेनिस सुलिवन है। इसे गणित का नोबेल कहते हैं क्योंकि ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो गणित का नोबेल किसे कहते हैं? एबेल पुरस्कार को। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार को कहते हैं, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और 2022 का विजेता कौन रहा? डेनिस सुलिवन। भारत की है चारुदत्त मिश्रा। इन्हें व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022। तो भारत की चारुदत्त मिश्रा को व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और ये जो अवार्ड मिलता है व्हिटली गोल्ड अवार्ड, ये पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए इनका अथक प्रयास देखते हुए व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा गया बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बुकर पुरस्कार 2022 से सिहान करुणा तिलका को सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है आपका बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की संसद का नाम क्या है? आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसकी संसद का नाम है नेसेट। नेसेट। इजराइल की राजधानी क्या है? हालांकि बहुत विवादित है ये इशू। कुछ देश तेल अवीव को मानते हैं इसकी राजधानी, अधिकांश देश यरूशलेम को मानते हैं, यरूशलेम। तो इसकी राजधानी यरूशलेम है।
नेसेट इनकी संसद है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, शुष्क दुनिया में शुष्क कृषि को कहां पर, दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा शुष्क कृषि को किया जाता है? तो वो है देश इजराइल। और इजराइल और फिलिस्तीन का टकराव होता रहता है, ये भी चर्चा का विषय बना रहता है। तो अगला ऑप्शन है आपका एंथनी अल्बनीज ये प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज बने हैं। स्कॉट मॉरिसन का स्थान लिया है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा यहाँ की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट कोसिस्को। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, कंगारुओं का देश कहते हैं। अगला ऑप्शन है आपका पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री बनाया गया है नेपाल का, ये नेपाल के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगला ऑप्शन है लूला डी सिल्वा, ये राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं ब्राजील से। तो ब्राजील में ये राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। और दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। यहाँ की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजील में 1992 में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये भी याद रखना है। और लूला डी सिल्वा राष्ट्रपति बने, इस संबंध में काफी विवाद भी उत्पन्न हुआ, इनके विपक्षी दल के द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो पहला ऑप्शन है 8वां। तो विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें भारत का स्थान 8वां है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। और अगला ऑप्शन है आपका 180 पर्यावरण, विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसमें भारत का स्थान 180 देशों में 180वां स्थान है, अर्थात पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक सबसे अंतिम है। अगला ऑप्शन है आपका विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इसमें भारत की रैंक 42वीं है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, तो 2000 विश्व बौद्धिक संपदा, ये भी बहुत पूछा जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 का जो इंडेक्स आया है हाल ही में, इसमें भारत की रैंक 42वीं है। और 2022 वाले इंडेक्स में भारत की रैंक 43वीं थी, अर्थात एक इस पायदान का सुधार हुआ है। 132वां स्थान विश्व मानव विकास सूचकांक, विश्व मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, ये 2021-22 का इंडेक्स है और इस इंडेक्स में भारत का स्थान 132वां है। तो ये याद रखना होगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। विश्व मानव विकास सूचकांक, सभी इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बताया गया प्रत्येक फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब से वो करंट अफेयर का एक ज्वलंत मुद्दा बना, तब से किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसमें जो हमारा विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के बारे में पूछा गया, इसमें हमारा आंसर जो होगा वो 42वां होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व, तो पहला ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली में एक क्वेश्चन यहाँ से दिल्ली से आपके एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम जो दिसंबर 2022 में हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाली महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो दिल्ली में हरियाली महोत्सव मनाया गया
हरियाली महोत्सव, इसका आयोजन प्रतिवर्ष दिल्ली में होता है और 2022 में इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। मतलब हरियाली महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष भारत में होता है, 2022 में इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया उपराज्यपाल, आपसे एमटीएस और सीएसएसएल में भी पूछा जाएगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है, विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, सब लोग जानते हैं इनके बारे में, अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कुछ आरोपों के कारण उन पर आरोप लगे हैं। अगला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना हाल ही में शुरू की है, मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री पूछा गया है इस योजना के बारे में, मुख्यमंत्री मितान योजना किसने शुरू की? मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी नागरिकों को, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जो लोग योजनाओं के पात्र हैं, योग्य हैं, लेकिन उन्हें उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन्हें उन योजनाओं का लाभ पहुंचाना, मुख्यमंत्री मितान योजना। और जैसा कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की, कौशल्या मातृत्व योजना, तो कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू की गई, अर्थात भूपेश बघेल सरकार ने शुरू किया कौशल्या मातृत्व योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जैसे कि हमने मुख्यमंत्री मितान योजना के बारे में समझ लिया कि सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य है कि दूसरी लड़की के जन्म पर 5,000 रुपया का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना। जब किसी व्यक्ति के यहाँ दूसरी बार लड़की का जन्म होगा तो उसे 5,000 रुपया का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा सरकार के द्वारा। कर्नाटक विनय समरस्य योजना, विनय समरस्य योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की छुआछूत को समाप्त करने के लिए, समरस्य योजना। तो कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य छुआछूत का समापन करना। 14 अप्रैल 2022 भीमराव अम्बेडकर जयंती से इस योजना को शुरू किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। और एक क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2022 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ प्री वाला, कि काशी यात्रा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो ये भी याद रखना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद्र गहलोत। अगला ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में जीवला कार्यक्रम शुरू किया है, जीवला कार्यक्रम। एक है जीवा योजना, जीवा कार्यक्रम, ये नाबार्ड ने शुरू किया था। जीवला कार्यक्रम अर्थात जो जेल में कैदी बंद हैं उनको ऋण देने की योजना है, अर्थात वो कम ब्याज दरों पर लोन ले सकते हैं। तो जीवला कार्यक्रम महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। माझी वसुंधरा योजना पूछा गया पेपर में, माझी वसुंधरा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने माझी वसुंधरा योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। और हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और महाराष्ट्र के हाल ही में फरवरी 2023 में राज्यपाल कौन बने हैं? तो यहाँ के राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। तो ये नए राज्यपाल हैं, इनका नाम याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल बने, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं। माझी वसुंधरा कार्यक्रम शुरू किया गया यूएनईपी के द्वारा, यूएनईपी के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जीवला कार्यक्रम शुरू किया महाराष्ट्र की सरकार ने। तो पृथ्वी माझी मतलब पृथ्वी मेरी माँ है, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य, अर्थात पृथ्वी का संरक्षण, मिट्टी को प्रदूषित होने से रोकना, ये सभी उद्देश्य माझी वसुंधरा कार्यक्रम के। तो इसमें कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? पूछा जा चुका है ये फैक्ट। तो मैंने बहुत रिसर्च किया है, हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं 2-3 महीने में, उन सभी एग्जाम में बहुत रिसर्च करने के बाद ही ये हमने लेक्चर सीरीज शुरू की है। इसमें कोई भी अनावश्यक फैक्ट मेरे द्वारा नहीं डिलीवर किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो किसी ना किसी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं फैक्ट, या जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है, अर्थात पिछले एग्जामों में वो कभी पूछे जाते थे इन विषयों से, इन टॉपिक से क्वेश्चन। तो
सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत। और हाल ही में भारत के दूसरे सीडीएस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें पहला ऑप्शन है रोजर बिन्नी, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रोजर बिन्नी। एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया कि बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष या हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने। अब समस्या ये, बीसीसीआई क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट, जो भी क्रिकेट होते हैं उन सभी, जो भारत में क्रिकेट का आयोजन होता है, भारत में होने वाले सभी क्रिकेट के आयोजन को कंट्रोल रेगुलेट करने वाली जो सरकारी संस्था है उसका नाम है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम में। और हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने? रोजर बिन्नी बने हैं, तो शायद समझ गए होंगे। अगला ऑप्शन है देबाशीष पांडा, ये भी आपसे एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में पूछा गया देबाशीष पांडा के बारे में, और एसएससी जीडी में भी पूछा जा चुका है देबाशीष पांडा। तो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी के सभी प्रकार के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद हमने करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज शुरू की है। और आप जब एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस का एग्जाम देंगे तो आपको यहाँ से बहुत लाभ मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। देबाशीष पांडा ये इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं देबाशीष पांडा, चेयरमैन देबाशीष पांडा। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? इंश्योरेंस मतलब बीमा, रेगुलेटरी मतलब नियामक। तो भारत में जो बैंकें होती हैं, बैंकों को कंट्रोल करने वाली संस्था जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक, ऐसे ही भारत में जितनी बीमा कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उन सभी को बीमा कंपनियों को कंट्रोल, नियमित और नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी? इरडा। इरडा की स्थापना कब हुई? 1999 में हुई, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के तहत। यह सांविधिक संस्था है और इसकी स्थापना 1999 में हुई। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, पूछा जाता है, याद रखना है। तो इरडा का हेडक्वार्टर हैदराबाद में 1999 में स्थापना हुई। इसके चेयरमैन बने हैं देबाशीष पांडा। बीमा कंपनियों को नियमित और नियंत्रित करने का काम है इरडा का। अगला ऑप्शन है सुब्रकांत पांडा, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में पूछा भी गया है इनके बारे में। सुब्रकांत पांडा को फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। अब फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है फिक्की की स्थापना कभी 1927 में, अर्थात जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले इसकी स्थापना हो गई थी 1927 में। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो घनश्याम दास बिड़ला ने 1927 में फिक्की की स्थापना की। महात्मा गांधी की सिफारिश पर, महात्मा गांधी के कहने पर घनश्याम दास बिड़ला ने 1927 में फिक्की की स्थापना की। और इसके चेयरमैन, अध्यक्ष कौन बने हैं? सुब्रकांत पांडा। अगला ऑप्शन है अनिल चौहान, भारत के दूसरे सीडीएस, इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया और पूछा जाएगा। दूसरे सीडीएस बने अनिल चौहान, पहले कौन थे? दूसरा ऑप्शन है अगला सबसे अंतिम ऑप्शन है अनिल लाहौटी या अनिल कुमार लाहौटी। ये रेलवे बोर्ड के प्रमुख, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ बने हैं। तो अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ बने हैं। अनिल चौहान दूसरे सीडीएस हैं और विपिन रावत पहले सीडीएस थे। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान। तो आज हमने अपने इस करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज के माध्यम से कई महत्वपूर्ण फैक्ट, मतलब लगभग 70 से 100 महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने इन आंसर क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से डिस्कस किया है। और प्रत्येक ऑप्शन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम सोच समझ के ऑप्शन शामिल करते हैं ताकि अनावश्यक फैक्ट आप तक ना पहुंचाया जा सके, केवल आपके लिए जो उपयोगी फैक्ट हैं वही पहुंचाए जा सके, क्योंकि एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप लोग इन वीडियोस को बार बार देखें, ध्यान से देखें। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो इस लेक्चर सीरीज को हम हमेशा के लिए जारी रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।